सो हे एवरीवन, माई सेल्फ सी हरिओम विरडिया। और दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वीडियो दोस्तों मैं सीए फाइनल एएफएम का जैन 26 का जो पेपर था ना, उसके नए क्वेश्चंस का सजेस्टेड सॉल्यूशन ये वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है। ये सजेस्टेड सॉल्यूशन कंप्लीटली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, इंस्टीट्यूट का इसमें कोई रोल नहीं है। देखो, ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट जब एग्जाम दे रहा है, उसके सामने कोई नया क्वेश्चन आ रहा है, तो वो उसको किस तरीके से हैंडल कर रहा है, ठीक है, वो बात जानना जरूरी है। अगर वो उसको वो क्वेश्चन नहीं आया, तो उस केस में मैं किस तरीके से उसको सॉल्व करता है, ये भी तो उसको पता होना चाहिए। ठीक है। जिस भी फैकल्टी से आप पढ़ रहे हो, वो उस क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करता है, वो भी स्टूडेंट को जानने का अधिकार है यार। वो आपका स्टूडेंट ही है। ठीक है। तो इसीलिए मैंने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी सॉल्यूशन है, सजेस्टेड सॉल्यूशन है नए क्वेश्चन का, पूरा मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। और दोस्तों, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, कंप्लीट सेटिस्फेक्शन दूंगा कि ये सॉल्यूशन किस तरीके से इस होना चाहिए। ठीक है। जिस तरीके से मैंने बनाया है, उसी तरीके से सॉल्यूशन होना चाहिए, उसका एक पूरा सेटिस्फैक्टरी रीजन आपको दूंगा। ठीक है। इंस्टीट्यूट का कुछ भी अलग हो, वो सेकेंडरी मैटर है। हम लोग क्या कर सकते थे एग्जाम में, ये जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें मेरे को आपको बतानी है दोस्तों। अच्छा, सबसे पहले तो जैन 26 वाले अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो को ओपन किए है, तो मैं अभी उनको कह दूं, आप बंद कर दो बेटा, आप आईबीएस की एग्जाम के बाद ये वीडियो देख लेना। ठीक है। ये तो क्या है, मेरे को आज रिकॉर्डिंग का टाइम मिला, तो मैंने सोचा रिकॉर्ड करके अपलोड भी कर देता हूं, तो इसीलिए मैंने कर दिया। मे 26 वाले बच्चे वीडियो को पूरा समझने का ट्राई करें, आपके लिए ये बहुत रेलेवेंट है। ठीक है। इंस्टीट्यूट ना कुछ माइंड गेम्स खेलना अभी स्टार्ट कर दिया है, तो वो समझना बहुत ज़रूरी है अभी। हर एक अटेम्प्ट में 10 मार्क का ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो अपने दिमाग के साथ एकदम खेल जाता है वो। ठीक है। इस बार भी इंस्टीट्यूट ने वैसा किया ही है। ये दो क्वेश्चन दोस्तों, फॉरेक्स आर्बिट्राज का और ये इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का जो हेजिंग वाला क्वेश्चन था, ये दोनों में एम्बिग्यूटी है। फिर भी मैंने ये एम्बिग्यूटी को हैंडल करने का ट्राई किया है। मैं कंप्लीटली ये अंडरस्टैंड करता हूँ कि एग्जाम में मैं होता ना दोस्तों, तो भी मैं ये एम्बिग्यूटी को हैंडल करके सॉल्यूशन को सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाता। ये तो मैंने मेरे रिव्यू के वीडियो में भी कहा कि पेपर लेंथी था, तो पेपर तो मेरा छूट ही जाता। ठीक है। फिर भी मैंने ये सॉल्यूशन को हैंडल करने का ट्राई किया है, पूरा आपको सेटिस्फैक्टरी रीजन दूंगा हर एक चीज के लिए। ठीक है। फिर ये जो रेड मार्क किया है दोस्तों मैंने, डेरिवेटिव्स का कैलकुलेशन, पीएनएल कैलकुलेशन, और ये म्यूचुअल फंड का वो अंडर राइटर वाला क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चन दोस्तों इंस्टीट्यूट के सोर्सेज से है। ठीक है। ये वाला जो है, ये आईसीआई के सोर्स से नहीं है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला है ना, आईसीएमएआई, उनके आरटीपी से, वो भी 2011 का वाला आरटीपी था, उसमें ये क्वेश्चन है। सोचो, दूसरे इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन उठाया, चलो वो तो फिर भी वैलिड है, वो भी 2011 का। ठीक है। फिर भी दोस्तों मैं कहता हूं ये क्वेश्चन इजीली मैनेजेबल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम इसका सॉल्यूशन है। ठीक है। म्यूचुअल फंड में दोस्तों ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के सोर्सेज का ही है, बट ये स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन नहीं है। ये ओल्ड सिलेबस का स्टडी मटेरियल है ना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, उसमें से ये क्वेश्चन उठाया है। तभी म्यूचुअल फंड का चैप्टर उनके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हुआ करता था, तो वहां से ये क्वेश्चन को उठा के डाल दिया ये लोगों ने। ठीक है। ये क्वेश्चन भी हैंडल कर सकते थे आप, इसमें सिर्फ ये दो ही एडजस्टमेंट थे, एक तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा था वो अंडर राइटर का, और दूसरा मैनेजमेंट एक्सपेंस का, बस। ठीक है। तो ये दो सॉल्यूशन तो जो था वही मैंने आपको कॉपी पेस्ट करके मैं आपको दे दूंगा, और वही है सॉल्यूशन, उसमें मेरे को कुछ अलग नहीं लगा कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए करके। मैं कंप्लीटली वो सॉल्यूशन से सेटिस्फाइड भी हूँ। ठीक है। बट ये तीन जो है दोस्तों, इसके लिए मैं आपको पूरा क्या बोलते हैं, क्लियर कट एकदम एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है। ये भी आपको मैं एक्सप्लेन कर ही दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है। चलो, टाइम पास नहीं करेंगे, डायरेक्टली सॉल्यूशन पे आते हैं। एमएनसी लिमिटेड, ये दोस्तों एक्सटर्नल फंडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, रीड करो इसको। एमएनसी लिमिटेड कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 24-25 आर एस प्रोवाइडेड। सेल्स रेवेन्यू दिया है, कॉस्ट एक्सपेंस दिया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स लेस किया, हमको मिला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बैलेंस शीट में इक्विटी दिया है, लॉन्ग टर्म डेट दिया है, करंट लाइबिलिटीज दिया है, नेट फिक्स्ड एसेट दिया है हमको दोस्तों, करंट एसेट भी हमको पता है। ठीक है। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि 40% सेल्स में ग्रोथ होने वाला है। इसका मतलब दोस्तों, नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा सेल्स, मेरे को बोलो ना। 7,500 प्लस 40%, 10,500 हो जाएगा। यानी कि मैं ये कहूं इंक्रीज होने वाला है बाय 3,000। करेक्ट। ठीक है।
जो जितना समझ में आ रहा है उतना लिख रहा हूँ, ठीक है। नया क्वेश्चन जब भी आता है ना, तो मैं तो यही स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ, जो जितना समझ में आया पहले उतना क्वेश्चन में लिखो, कुछ ना कुछ डेटा एडजस्ट होते ही रहेगा। एंड में आपको सॉल्यूशन के करीब कैसे पहुंचना है ये थोड़ा बहुत आपको समझ में आने ही चालू हो जाएगा, ठीक है। चलो, कंपनी विल हैव अ 25% डिविडेंड पे आउट रेशियो नेक्स्ट ईयर, ओके। ऑल कॉस्ट, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज विथ सेल। कॉस्ट भी दोस्तों 40% से इंक्रीज होने वाला है, तो इसका मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 40% से बढ़ जाएगा, टैक्स भी तो 40% से बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो भी 40% से बढ़ जाएगा, यानी कि हो जाएगा कितना, 196। करेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे बोला है दोस्तों कि 25% का डिविडेंड दूंगा, नेक्स्ट ईयर का जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 25% का डिविडेंड दूंगा, तो इसका मतलब रिटेन कितना करूंगा, 75%। तो 196 इंटू 75% किया, मेरे पास रिटेन अर्निंग्स है 147 करोड़। करेक्ट, ओके। इतना चीज ध्यान में रखना। करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी भी दोस्तों इंक्रीज होने वाला है इन द प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स, मतलब कि 40% से इंक्रीज हो जाएगा। अभी का मैं दोस्तों आपको कहूँ, वर्किंग कैपिटल कितना है, 500 करोड़ का। 500 करोड़ का 40% निकालो ना, कितना आया, 200 करोड़। मतलब कि 200 करोड़ से दोस्तों मेरा वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 200 करोड़, समझा, ओके। एक्सेप्ट रिटेन अर्निंग्स, नो न्यू इक्विटी इज टू बी रेज्ड। इसका मतलब अगर मेरे को एक्सटर्नली पैसा लाना है, रेस करना है, तो उस केस में मैं रिटेन अर्निंग्स को तो यूज कर सकता हूं, ये वाला 147 को, इसको तो मैं यूज करूंगा, बट नया कोई इक्विटी में रेज नहीं कर सकता। ये 2000 करोड़ ही रहना चाहिए, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल। रिटेन अर्निंग्स को आप यूज करो बिंदास, बट इक्विटी अलग से कोई शेयर्स आप इश्यू नहीं करोगे, ठीक है। तो सर पैसा कहां से रेस करे, बेटा है ना, लॉन्ग टर्म डेट से रेस कर लो। और वही क्वेश्चन में पूछा है कि एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करो रेजिंग लॉन्ग टर्म डेट। अगर आप 65% की कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हो तो, या फिर 95% की कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हो तो। क्वेश्चन को समझ में आया पहले तो क्या पूछा है, ठीक है। बेसिकली हमको ईएफआर कैलकुलेट करने बोला है, और जो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, ठीक है, मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि मेरे को टोटल जेब में कितना पैसा डालना है, ठीक है, बाय रेजिंग एक्सटर्नल फाइनेंस। अब मैं फाइनेंस लेने जाऊंगा दोस्तों, तो कहना ही चाहिए 200 करोड़ का तो वर्किंग कैपिटल मेरे को चाहिए ही चाहिए, इतना तो इंक्रीज होने वाला है। बट मेरे मैं जब पैसा रेस करने जाऊंगा, तब सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि मेरी जेब में ऑलरेडी कितना पड़ा है। ऑलरेडी कितना पड़ा है दोस्तों, 147 का रिटेन अर्निंग्स तो मेरे पास नेक्स्ट ईयर होने ही वाला है, तो मैं तो सिर्फ उतना ही लूंगा जितना ये 147 को यूज करने के बाद मुझे चाहिए, ठीक है, ओके। यहां पे हमको मिल जाएगा हमारा एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट थ्रू लॉन्ग टर्म डेट, ठीक। टेम्पलेट समझ में आया क्वेश्चन का, ओके। अब सिर्फ ये एक एडजस्टमेंट को हैंडल करना है हमको, और पूरा क्वेश्चन खत्म। समझने का ट्राई करो दोस्तों। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि ये 44,000 करोड़ जो है, ठीक है, इसका अभी करंट यूटिलाइजेशन कितना है, 65%। मैं यहाँ पे 65% और 95% का ऑपरेटिंग कैपेसिटी लिख देता हूं, ओके। अभी कितना यूज कर रहा हूं दोस्तों, मैं 65% यूज कर रहा हूं, और वो 65% को यूज करके मैं अभी कितना सेल्स ला रहा हूं, 7,500 का। इतना मानते हो आप, ठीक है। मैं आपसे कहता हूं 4,000 इंटू 65% करो, ये हो गया आपका एक्टिव कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। एक्टिव कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ठीक है, इतना आप यूज कर रहे हो। तो सर आपका आइडियल कैपेसिटी कितना है, आइडियल कैपेसिटी है मेरा 1,400 का। सर कैसे आया, बेटा 4,000 में से ये 2,600 को माइनस करो, बाकी का है वो आइडियल कैपेसिटी, ठीक। इतना समझा। आप ऐसा सोच रहे होगे कि सर ये अमाउंट का थोड़ी ना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ले सकते हैं, बेटा क्यों नहीं ले सकते, आप एक चीज समझने का ट्राई करो। मैंने मान लो एक मशीन खरीदा, ठीक है, मशीन में मैंने 4,000 करोड़ रुपए लगाए। वो 4,000 करोड़ का जो मशीन है, वो कितना भी आउटपुट दे वो तो उसका 100% कैपेसिटी है। मतलब कि 4,000 करोड़ का मैंने जो मशीन खरीदा, वो तो 100% कैपेसिटी ही हुआ ना, ठीक है। मैं तो बस उसका कुछ हिस्सा जो है वो यूटिलाइज कर रहा हूं टू जनरेट इतना सेल्स,
ठीक है, तो आप वैल्यू का या तो 65% ले सकते हो, या तो एक्चुअल कैपेसिटी जो उसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है उसका ले सकते हो। यहाँ पे हमको वैल्यू की लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हमको क्या कैलकुलेट करना है, कितना पैसा रेस करना है वो। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट में कितना इंक्रीज करना है, इसीलिए हम डायरेक्टली ये 65% पे ही लगा दे, 65% ये वैल्यू पे ही लगा रहे। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन फाइनेंस के रिलेटेड है, कॉस्टिंग के रिलेटेड होता तो उस हिसाब से हम लोग माइंडसेट लगाते। ठीक, 95% के हिसाब से करो ना दोस्तों। 95% के हिसाब से ये होता है 3800, और ये है आइडल कैपेसिटी 200 करोड़ का। इतना समझा? समझा। ध्यान से सुनना अभी। 4000 का जो फिक्स्ड एसेट है, इसमें से मैं 65% यूज करूं, वो होता है 2600 करोड़। 2600 करोड़ को दोस्तों यूज करके मैं 7500 का सेज ला रहा हूं। ठीक है, इतने की एक्टिव कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को यूज करके मैं 7500 का सेज ला रहा हूं। तो मेरे को एडिशनल 3000 करोड़ का सेज लाना हो तो मेरे को एक्टिव कैपेसिटी और कितना इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2600 इंटू 3000 डिवाइड बाई 7500, 1040 आया। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं साइड में ले लेता हूं अभी। 1040 ये है एडिशनल फंड, एडिशनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, किसका? एक्टिव कैपेसिटी का। मेरे को एक्टिव कैपेसिटी इतना और चाहिए, और मेरे पास और आइडियल पड़ा है ऑलरेडी। तो क्या मैं फिक्स्ड एसेट में कुछ इन्वेस्टमेंट करूंगा? नो, जीरो। समझा कुछ? ठीक है, अरे मेरे पास ऑलरेडी 1400 करोड़ का एक्टिव आइडियल कैपेसिटी है, और मेरे को एडिशनल एक्टिव कैपेसिटी कितना चाहिए? 1040 करोड़ का। तो क्यों मैं रेस करूं, क्यों मैं फिक्स्ड एसेट को इंक्रीज करूं, जब जरूरत ही नहीं है? आइडियल कैपेसिटी ऑलरेडी मेरे पास पड़ा है तो उसको यूज कर लूंगा। ठीक है, यहां पे देखो, सेम सिचुएशन यहां पे मैं फॉलो कर रहा हूं। 3800 करोड़ का दोस्तों मैं एक्टिव कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर रहा हूं, जिससे मैं जनरेट कितना कर रहा हूं? सेल्स 7500 का। तो मेरे को और दोस्तों एडिशनल रिक्वायरमेंट से कितना है सेल्स का? 3000 करोड़ का। अब ये भी तो मेरे को एक्टिव कैपेसिटी से ही जनरेट करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3800 इंटू 3000 डिवाइड बाई 7500, ये आता है 1520। मतलब कि मेरे को 1520 का एडिशनल एक्टिव कैपेसिटी चाहिए। ठीक है, बट मेरे पास आइडियल कैपेसिटी ऑलरेडी 200 का है ना, तो मतलब नेट कितना चाहिए मेरे को? 1320 का। इतने से मैं फिक्स्ड एसेट को इंक्रीज कर दूंगा। अब मार लो टोटल, 200 माइनस 147, 53 आया, और ये है 1320 प्लस 200 माइनस 147, 1373। ये आया आपका एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट थ्रू लॉन्ग टर्म डेट। समझा? ठीक है, उसी तरीके से मैंने सॉल्यूशन को यहाँ पे पूरा अच्छे से आपके लिए प्रेजेंट करके रखा है। मेरे लिए करंट सेल्स अभी है वो मैंने लिखा, इंक्रीज कितना होने वाला है वो मैंने लिखा। अभी के लिए मेरे पास फिक्स्ड एसेट इतना है, अभी के लिए मेरा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इतना है, तो मेरे पास आइडियल कैपेसिटी इतना पड़ा है। इसके सामने मेरे को एडिशनल एक्टिव कैपेसिटी और कितना इंस्टॉल करना है? इतना। बट क्योंकि मेरे पास आइडियल कैपेसिटी ज़्यादा है ऑलरेडी, तो मेरे को यहाँ पे कुछ फिक्स्ड एसेट एडिशनल खरीदने का ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे दोस्तों 1520 का एक्टिव कैपेसिटी इंस्टॉल करना है, 200 का ऑलरेडी आइडियल कैपेसिटी है, तो नेट में सिर्फ कितना इंस्टॉल करूँगा अभी? 1320 का। तो 1320 वो मैंने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर लिया ये दोनों को, और ये है हमारा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, और ये है रिटेन अर्निंग्स का जो पैसा हमारे पास पड़ा है उसको मैंने माइनस किया। समझा कुछ दोस्तों? ठीक है, मेरे को नहीं लगता कि स्टूडेंट को इसमें तकलीफ हुई होगी। अगर हुई है ना दोस्तों, मैं तो सच में कहता हूँ आपका थोड़ा सा इमेजिनेशन वीक पड़ रहा है। इंस्टीट्यूट ना आपको सिंपल चीजें ही पूछ रहा है, वो बस आपका इमेजिनेशन लेवल टेस्ट कर रहा है। इसमें सिर्फ एक चीज क्लिक होनी थी दोस्तों, वो क्या? ये आपको बस क्लिक हो जाता है ना, तो बस बात खत्म, पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये कितने मार्क का था मालूम है? मेरे ख्याल से 6 मार्क का पूछा था ये लोग ने, 4 मार्क का ही था। देखो इंस्टीट्यूट ने भी इसको इज्जत नहीं दिया था, बट वो क्लिक होना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके।
आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया। अच्छा, हर एक सॉल्यूशन के लिए दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप मेरे को बताओ कि आपने एग्जाम में क्या किया था। ठीक है, जैन 26 वाले अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे को बताओ कि आपने इसमें क्या किया था। ठीक है, मे 26 वाले बच्चे, आप आप एक बार ट्राई करके देखो क्या आप इस तरीके से सोच सकते थे। ठीक है, नया क्वेश्चन जब भी आता है ना तो तुरंत सॉल्यूशन पे टूट मत पड़ो। देखो, सॉल्व करने का ट्राई करो, आप किस तरीके से सोच रहे हो ये आपके माइंड को शार्प करता चला जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से इसको देख रहे हो। ठीक है, आता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये डेरिवेटिव्स का पीएनएल कैलकुलेशन था जिसमें एक ही एडजस्टमेंट मेन था, ये ब्रोकरेज का। और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है रे। अगर आप कुछ ना कुछ इक्विटी ट्रेडिंग भी कर रहे हो ना, तो आप अपना पीएनएल स्टेटमेंट अगर ईयरली या क्वार्टरली देख रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। और ये 6 मार्क का पूछा था, देखो 6 मार्क का क्वेश्चन। और बोलना क्या है, सी फॉर सी प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने इसको आईसीएमए के दिसंबर 11 के आरटीपी से उठाया है। बट मैं कहता हूँ यार वो रेलेवेंट नहीं है, वो चलता। ऐसा मत सोचो कि इंस्टीट्यूट ने बहुत ही बाहर का पूछ लिया, बाहर का कुछ नहीं है रे। इतना भी अगर ना पूछे सिंपल पीएनएल कैलकुलेशन, तो फिर यार सीए फाइनल एग्जाम पे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। ठीक है, इतना तो एज ए स्टूडेंट भी आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हाँ, हम सीए बनने वाले हैं, हमको इतना तो आप टेस्ट कर लो। बहुत ज़्यादा भी मत, मतलब कि एम्बिग्यूटी इतना डाल दिया कि पेपर में क्या करना है कुछ समझ में नहीं आए। वैसा भी नहीं करना चाहिए इंस्टीट्यूट को, बट वो कर रहा है अभी थोड़ा बहुत। ठीक है, 10-10 मार्क का तो एम्बिग्यूटी डाल रहा है। उससे ज़्यादा पूछने लग जाएगा तो फिर स्टूडेंट फेल ही हो जाएगा। ठीक है, जो भी है चलो। अ स्पेक्टेक्युलर अ स्पेक्यूलेटर परचेज बीएफएल लिमिटेड में फ्यूचर्स। लॉट साइज उसका दिया है 125 और परचेज किया है उसने 7750 में। ठीक है, उसने राइट किया है अब बी एफ एल 7790 में कॉल ऑप्शन राइट किया है, मतलब दोस्तों सेल किया है। तो सेल किया इतने में, ये सेल किया, ये बाय किया। उसके लिए प्रीमियम कितना भरा उसने, 30 रुपए का, और उसका लॉट साइज है 125 का। ठीक है, तो ये तो उसका दोस्तों स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, उसने एक्चुअली में सेल कितने में किया, जो प्रीमियम के वैल्यू है अल्टीमेटली तो प्रीमियम पे ही सेल होता है। ठीक है, प्रीमियम पे ही बाइंग और सेलिंग होता है ऑप्शंस में। ये तो स्ट्राइक प्राइस है, इसको हटा ही देता हूं मैं। ऑन मे 18 स्पॉट प्राइजेस राइस, फ्यूचर्स प्राइस इंक्रीज इज टू 7780। मतलब कि इतने में बाय किया था और इतने में सेल करेगा, स्क्वायर ऑफ करेगा तब। ओके, कॉल प्रीमियम हो चुका है दोस्तों 36। अरे 30 में सेल किया था, अब स्क्वायर ऑफ कर रहा हूं, यानी कि बाय करूंगा तो 36 में बाय करना पड़ेगा, तो यहां पे लॉस हो रहा है। ठीक है, कोई नहीं, ये मैंने लिख दिया बाय। ओके, चलो। अब ये ट्रांजेक्शन जब मैं कर रहा हूं दोस्तों, तो बाइंग में भी और सेलिंग में भी ब्रोकरेज लगता है। स्टूडेंट, मैंने ये एग्जाम के पेपर के रिव्यू में कहा था, हो सकता है कि स्टूडेंट ने मिस्टेक किया हो, उसने सिर्फ ना ये स्क्वायर ऑफ करने के टाइम पे ब्रोकरेज को कैलकुलेट किया हो। वो मिस्टेक, सिली मिस्टेक हो सकता है ऐसा। ठीक है, बट अगर आपने प्रैक्टिकली चीज़ें देखी है, अपने आप इक्विटी ट्रेडिंग कर रहे हो, अपने ब्रोकर का स्टेटमेंट देखते हो कभी कभी, तो आपको ये चीज़ इतना तकलीफ नहीं देगा। ठीक है, तो ब्रोकरेज जो है वो बाइंग में भी लगेगा, सेलिंग में भी लगेगा। बाइंग में हम लोग पे करेंगे, सेलिंग में भी हम लोग पे करेंगे। वो मिस्टेक मत करना भाई, ब्रोकरेज हम लोग पे ही करते हैं, बाइंग हो या सेलिंग हो। तो फ्यूचर्स में कहा है दोस्तों 0.2% ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स। ठीक है, ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या है, ये प्राइस थी और ये लॉट साइज, तो बाइंग का ट्रांजेक्शन वैल्यू कितना है, ये इंटू ये। ठीक है, सेलिंग में भी सेम करना है, ये इंटू ये करो, और हमको 0.2% उसमें लगा देना है, 0.02%। ठीक है, ऑप्शन में क्या करना है दोस्तों, 0.02% ऑफ स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या है ये देखो, स्ट्राइक प्राइस है हमारी ये 7790। तो 7790 माइनस क्या करना है हमको, प्रीमियम इसमें से माइनस करना है। तो जब दोस्तों मैंने सेल किया था तो 30 पे सेल किया था मैंने। ठीक है, इंटू 125, और इस पे हम लोग 0.02% लगाएंगे। ठीक है, समझ में आया। सेम वे में जब हम लोग दोस्तों स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, तो प्रीमियम हो चुका है 36 का, लॉट साइज है 125 का, इंटू 0.02% का ब्रोकरेज। ठीक है, इतना सिंपल कैलकुलेशन था। देख लेते हैं सॉल्यूशन एक बार, चलो।
पूछा है हमसे प्रॉफिट एंड लॉस ऑन फ्यूचर्स ट्रांजेक्शन नेट, फ्यूचर्स नेट ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ओके, तो सबसे पहले तो मैंने बाय किया इतने में, ठीक है, 7750 इंटू 125, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। सेल कितने में किया दोस्तों, 7780 इंटू 125, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये बाय किया इसीलिए नेगेटिव लिखा, ये सेल है इसीलिए पॉजिटिव है, तो सेल माइनस बाय, वो नेट अमाउंट मैंने यहाँ पे गेन और लॉस लिखा है, ठीक है, गेन हुआ है यहाँ पे। बट ब्रोकरेज भी तो माइनस करना पड़ेगा, बाइंग में भी ब्रोकरेज माइनस होगा, सेलिंग में भी माइनस होगा, मिस्टेक मत करना दोस्तों कुछ भी, ठीक है। पूरा कैलकुलेशन मैंने लिखा है, देखो ट्रांजेक्शन वैल्यू पे ही मेरे को 0.02% निकाल लेना है, कुछ भी नहीं है, ट्रांजेक्शन वैल्यू पे 0.02%, ब्रोकरेज को मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। अब ये माइनस दोनों ऐड करके माइनस लिखना, माइनस माइनस प्लस होता है, छोटी छोटी चीज भी बोल रहा हूं दोस्तों, ऐसी ही चीजों में मिस्टेक हो जाती है और पूरा 6 मार्क चला जाएगा फिर तो। ये पैसा सेल किया था, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो माइनस करके लिख दो। अल्टीमेटली आपने इतना ब्रोकरेज पे किया, इसमें से ये माइनस करो, आपको मिल जाएगा कि नेट आपने कितना खींचे में प्रॉफिट किया, ठीक है। ये हो गया फ्यूचर्स का बात। अब बात करते कॉल ऑप्शन का। कॉल ऑप्शन को दोस्तों मैंने सेल किया था कितने में, 30 में, तो 30 इंटू 125 करो ना, 30 इंटू 125 किया मैंने, यहाँ पे सेल लिखा, ठीक है। बाय किया मैंने 36 इंटू 125, 36 इंटू 125 करो, आपको ये आंसर मिलेगा, 36 इंटू 125, 4500, ठीक है। बाय किया इसलिए नेगेटिव लिखा, ये सेल है इसलिए पॉजिटिव। नेट मेरे को यहाँ पे लॉस हुआ है, जो कि सीधा बात है, 6 रुपए का लॉस हुआ ना दोस्तों 125 पे, कितना होता है वो, 6 इंटू 125, 750 का लॉस। एडिशनल लॉस और होगा क्योंकि ब्रोकरेज भी तो भरा है, ब्रोकरेज कितना भरा है, इतना और इतना, सेम कैलकुलेशन लिखा है मैंने, देख लो, ठीक है। वापिस से माइनस माइनस प्लस करके नेगेटिव लिखना, मिस्टेक मत करना दोस्तों, ओके। इस तरीके से मैंने इतना ब्रोकरेज पे किया है और नेट मेरे को टोटल लॉस कितना हो गया वो यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है। ये लॉस तो था ही, ब्रोकरेज भी मैंने भरा, इसलिए मेरा लॉस जो है वो और बढ़ गया। तो नेट मेरे लिए कितना गेन और लॉस हुआ है वो कैलकुलेट करना है, सिंपल। इसमें से ये माइनस करो, ये दोनों को ऐड करो, आपको टोटल गेन और लॉस मिल जाएगा, बात खत्म। चारों चीजें हो गई हमारी। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन फ्यूचर्स नेट ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट, हाँ तो ये फ्यूचर का ही तो है, और ये नेट ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन ऑप्शन नेट ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट, हाँ तो ये ऑप्शंस का ही तो है दोस्तों, और ये नेट ऑफ ट्रांजेक्शन ही तो हो गया। ब्रोकरेज ओवरऑल प्रॉफिट हमको कैलकुलेट करना था फ्रॉम बोथ पोजीशन, नेट ऑफ कॉस्ट ये क्या है, वही तो है। टोटल ब्रोकरेज वो भी तो निकाल दिया, सब कुछ हो गया इसमें, ये सॉरी, ये एक टेबल में आपको सब कुछ आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक बार ना आईसीएमए का सॉल्यूशन भी बता देता हूँ, उन्होंने कुछ अलग तरीके से नहीं किया है, प्रेजेंटेशन का फर्क है, बाकी आंसर तो दोनों में सेम ही आएगा, ठीक है। उनके फिगर्स कुछ अलग है, उनका क्वेश्चन नंबर मेरे को सर्च करना पड़ेगा, एक सेकेंड। हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 21, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है। एन इन्वेस्टर परचेज, रिलायंस का शेयर्स परचेज किया है, उसमें भी वो लोग ने लॉट साइज दे दिया हमको, क्या प्राइस पे परचेज किया, एंड कॉल ऑप्शन को उसने राइट किया था, उसमें भी लॉट साइज है, प्रीमियम, सब कुछ सेम है, पूरा क्वेश्चन ही सेम है दोस्तों, ठीक है, ओके। और ये लोग ने इस तरीके से प्रेजेंट किया है, फ्यूचर्स का अलग से किया, ऑप्शंस का अलग से किया, मेरे को मेरा प्रेजेंटेशन थोड़ा सिंप्लीफाइड लगा है तो मैंने उस तरीके से किया, ठीक है। चलो बंद कर देता हूँ अब। वेबसाइट का ये हेडिंग देख लो, वेबसाइट पे जहाँ पे हम लोग लिखते हैं ना, वहाँ पे ICMAI लिखा है, ठीक है। उनका RTP है ये दिसंबर 11 का, यहाँ पे हेडिंग में तो वो लोग ने नहीं लिखा है RTP करके, बट वहाँ से ही मैंने उठाया, उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना उसी पे ये अवेलेबल है, ठीक है। चलो दिसंबर 11 देखो दिख रहा है टॉप राइट कॉर्नर। चलो 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 चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन जो है दोस्तों फॉरेक्स का क्वेश्चन है, और इसमें एम्बिग्यूटी है, ठीक है।
एम्बिग्यूटी क्या है, सारी चीजें समझने का ट्राई करेंगे। स्टूडेंट किस तरीके से सोच सकता था ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वो थॉट प्रोसेस तो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में चलो नया क्वेश्चन देके आया नहीं वो बात अलग, बट अगर हमको जानना ही है कि हम लोग क्या कर सकते थे तो वो थॉट प्रोसेस जानना पहले जरूरी है। फॉलोइंग आर द डायरेक्ट कोड्स अवेलेबल इन द इंटरनेशनल मार्केट। जीबीपी का दोस्तों हमको कोड दिया है अगेंस्ट यूरो, ठीक है। और कोड कुछ इस तरीके से दिया है। हम लोग नॉर्मली इसको कैसे लिखते हैं, 1.2950/1.2965, इस तरीके से लिखते, ठीक है। फिर हमको कोड दिया है दोस्तों पाउंड का अगेंस्ट यूएसडी, यूरो का अगेंस्ट यूएसडी, ठीक है। जो भी कोड दिया है बाद में उस पर बात करता हूँ, एम्बिग्यूटी इसी में। कैलकुलेट करने बोला है हमको दोस्तों बिड एंड आस्क क्रॉस रेट फॉर यूरो पर पाउंड, मतलब कि 1 पाउंड के अगेंस्ट कितना यूरो है, ये हमको क्रॉस रेट फाइंड करना है। पहली बात तो स्टूडेंट का यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ ही होगा ये चीज़ में, नहीं हुआ तो आप फिर स्मार्ट हो, ठीक है। अगर हुआ है तो वो क्या हुआ है सुनो। 3 कोड देखा ना उसने, उसको लगा ये ट्रायंगुलर आर्बिट्राज का क्वेश्चन है, नहीं रे, ये ट्रायंगुलर आर्बिट्राज का क्वेश्चन नहीं है। ये आर्बिट्राज का क्वेश्चन है जब 2 कोड के बीच में हमको पूछा गया कि आर्बिट्राज पॉसिबल है कि नहीं। और ऐसा क्वेश्चन हमने किया है दोस्तों। मैं आपको बताऊं, एक सेकेंड। मेरा फॉरेक्स का क्वेश्चन बैंक है ना, इसमें ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, यही है देखो। ये वाला क्वेश्चन आपको पता है, जब मेरे को 2 बैंक का कोड दिया था दोस्तों, और उस केस में हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि आर्बिट्राज पॉसिबल है कि नहीं। ये वाले क्वेश्चन में हमको तो ये प्रूव करना था कि आर्बिट्राज कैसे पॉसिबल है। और हमको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ये वाला, कहाँ गया, हाँ ये वाला, इसमें हम लोग को एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट बोला कि आप 2 कोड को कंपेयर करो, आप प्रूव करो कि आर्बिट्राज पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे मैंने जब ये क्वेश्चन करवाया था ना दोस्तों, तब मेरे को याद है मैंने कहा था कि 2 कोड के बीच में आर्बिट्राज अगर हमको ढूंढना है तो वो तभी पॉसिबल है जब किसी भी एक कोड को आप पकड़ के दूसरे कोड से कंपेयर कर रहे हो तो उसका बीड और आस्क दोनों ही या तो ज्यादा होना चाहिए या तो कम होना चाहिए, ठीक है। ये कोड का इसके कंपेयर में बीड एंड आस्क दोनों ही या तो ज्यादा होना चाहिए या तो कम होना चाहिए, तो ही आर्बिट्राज पॉसिबल है, वरना नहीं है पॉसिबल। और वो मैंने प्रूव भी किया था जब मैंने रिवीजन वीडियो डाला ना तभी, ठीक है। उसमें आप चाहो तो देखना, आपको समझ में आएगा। अगर आपने ये हैंडल करना आपको आता था, और अगर आपने एम्बिग्यूटी ये कोड की अच्छी तरीके से हैंडल कर ली थी, तो मेरे ख्याल से आपको ये मार्क्स मिलता, ठीक है। अब एम्बिग्यूटी पे आता हूं मैं दोस्तों। ये कोड को हम लोग नॉर्मली कैसे लिखते, 1.6025/1.6000, नॉर्मली तो ऐसे ही लिखते। बट फिर हमको कंफ्यूजन ये अराइज होता कि हाइला बीड कैन हाउ हाउ कैन बीड बी ग्रेटर देन आस्क। तो हम लोग फिर है ना और दिमाग लगाते हैं, हम लोग इसको रीअरेंज कर देते, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगा देते, करेक्ट, इतना तो करना ही पड़ता। ओके, ये वाले कोड को हम दोस्तों कैसे लिखते हैं, ये वाले कोड को हम लोग लिखते हैं 1.23/1.900, जैसा दिख रहा है वैसा उसी तरीके से लिख तो ऐसे ही सकते थे, ठीक है। अब एम्बिग्यूटी यही है दोस्तों कि इतना बड़ा बीडास का स्प्रेड कैसे पॉसिबल है, ठीक है। प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है, और इंस्टीट्यूट का आज तक ऐसा एक क्वेश्चन नहीं है जिसमें एक भी कोड इस तरीके से दिया हो जिसमें इतना बड़ा वाइड डिफरेंस है बीड आस के स्प्रेड में, ठीक है। और फिर मैंने चलो एक बार के लिए तो मैंने ये दोनों कोड को यूज करके मैंने क्रॉस रेट भी यहाँ पे हमको पूछा है कैलकुलेट करने के लिए, तो वो भी मैंने किया। बट फिर बी का आंसर आप नहीं दे पाओगे, वो पॉसिबल ही नहीं है उसमें, ठीक है। ये कोड को यूज करके आप ये प्रूव नहीं कर पाओगे। तो सर फिर मैंने सोचा कि स्टूडेंट को ना यहाँ पे तकलीफ देने के लिए जानबूझ के ना एग्जामिनर ने थोड़ा मस्ती के मूड में होगा, तो उसने क्या किया है ये देखो। ये दो जीरो जो है ना वो एक्स्ट्रा दिए हैं, मेरे को ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। तो मैंने एक बार के लिए ये दोनों जीरो को इग्नोर किया, और मेरे को थोड़ा ऐसा अच्छा भी लगा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे 0 0 नहीं दिया था। तो इसीलिए मेरे को एक छोटा हिंट मिला कि नहीं चलो एक बार करके देखते उस तरीके से। और फिर मेरा कोड क्या होता है दोस्तों, 1.6025/1.6060, करेक्ट, 1.2375/1.2390,
अब थोड़ा मेरे को बेटर लग रहा था, प्रॉपर लग रहा था कि बिड जो है वो आज से कम है दोनों केस में, तो ये ठीक लगा मेरे को। इसके बाद मैंने क्रॉस रेट कैलकुलेट किया ये दोनों को यूज करके। स्टूडेंट का मिस्टेक हो सकता था कि उसने ट्रायंगुलर आर्बिट्राज के पीछे वो दिमाग लगा रहा था, बट उसको क्लिक ही नहीं हुआ कि ट्रायंगुलर आर्बिट्राज का क्वेश्चन ही नहीं है। आर्बिट्राज हमको दो कोड के बीच में पूछा था, और दूसरा कोड कहाँ से मिलता, इन दोनों के क्रॉस रेट से निकालना था हमको वो। फिर उसको कंपेयर करना था, ये यहाँ पे क्रॉस रेट जो आया उसको कंपेयर करना था इससे, इससे। ठीक, तो क्रॉस रेट दोस्तों मैंने ये दो कोड जो अभी अभी लिखा गर्मा गर्म, उसके हिसाब से मैंने क्रॉस रेट फाइंड कर लिया, ये तो आपको आता ही होगा। फिर डायरेक्ट कोट और क्रॉस रेट के बीच में आर्बिट्राज पॉसिबल है कि नहीं वो हमको प्रूव करना था। हमको प्रूव क्या करना था एक्चुअली, आर्बिट्राज पॉसिबल है कि नहीं। आर्बिट्राज पॉसिबल नहीं है ये प्रूव करना था। ठीक है, अब मैंने आपको सिखाया कैसे है। देखो, ये पाउंड का कोट है, और ये पाउंड का सेलिंग का कोट है, और ये बाइंग का कोट है, बरोबर है। ठीक है, पहला हमसे पूछा है कि आप हमको ये बताओ कि आर्बिट्राज पॉसिबल नहीं है इफ यू बाय अंडर डायरेक्ट रूट, मतलब कि ये वाला एंड सेल अंडर क्रॉस रेट, मतलब कि ये वाला। यहाँ पे खरीद के यहाँ पे बेचो तो दोस्तों गेन होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सस्ते में बेच रहा हूँ महंगे में खरीद रहा हूँ, तो पॉसिबल नहीं है गेन होना। और मैंने तो यहाँ पे नोट भी लिखा था कि बाय लो सेल हाई तभी आर्बिट्राज पॉसिबल है। दुनिया में प्रॉफिट करने का एक ही फॉर्मूला है रे, सस्ते में खरीदो महंगे में बेचो। ठीक है, तो यहाँ पे वो पॉसिबल था क्या, नहीं। यहाँ पे तो महंगे में खरीद रहा हूँ सस्ते में बेच रहा हूँ, तो लॉस हो रहा है। और हमको तो प्रूव करना था आर्बिट्राज गेन पॉसिबल नहीं है, तो नहीं तो है, पॉसिबल नहीं है, लॉस हो रहा है। ठीक है, दूसरा, आप पाउंड बेच रहे हो, सेल पाउंड अंडर डायरेक्ट रूट, मतलब कि कहां पे, बहुत ज्यादा लिख दिया। पाउंड को बेच रहे हो यहां पे, एंड बाय कर रहे हो क्रॉस रेट में, मतलब कि यहां पे। क्या आर्बिट्राज गेन हुआ है मेरे को दोस्तों, महंगे में खरीदा सस्ते में बेचा, कहां से हुआ है गेन, लॉस हो रहा है। देयर फॉर आर्बिट्राज गेन इज नॉट पॉसिबल, खत्म हो गया। और ये दो कोड का यूज करके ही ये पॉसिबल हो रहा है, वरना ये प्रूव नहीं कर पा रहा हूं। अगर वो एम्बिग्यूटी वाला कॉन्सेप्ट लेके आगे बढ़ जाऊं तो पॉसिबल ही नहीं है ये बी को आंसर करना। ठीक है, फिर भी अगर इंस्टीट्यूट, मैंने तो ऐसा भी देखा है कि इंस्टीट्यूट एम्बिग्यूटी में क्वेश्चन पूछता है और सजेस्टेड में भी एम्बिग्यूटी रखता है। वो तो मतलब ऐसा है कि मिस्टेक किया और मिस्टेक में भी सॉरी नहीं बोलने का, फिर भी दिखाने का कि मिस्टेक है, तुम एक्सेप्ट कर लो मिस्टेक है बस। ऐसा भी होता है, अब उसमें कुछ कर नहीं सकते स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट हमेशा जब तक स्टूडेंट है तब तक मजबूरी है, मेंबर बन के वो सब कुछ हो सकता है। और यहाँ पे मैंने नोट फॉर्म में लिख के दे दिया है आपको दोस्तों कि आर्बिट्राज गेन बिटवीन टू कोट इज ओनली पॉसिबल इफ बोथ बिड एंड आस्क कोट ऑफ एनी वन कोट। किसी भी एक कोट को आप पकड़ लो और दूसरे के कंपैरिजन में उसका बिड और आस्क दोनों ही या तो ज़्यादा होना चाहिए, या तो ग्रेटर होना चाहिए, या फिर स्मॉलर होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको सेटिस्फैक्ट्री एक आंसर मिला है कि हाँ इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते थे हम लोग। दूसरा, अगर कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपने लगाया ना दोस्तों, तो मेरे को बताओ, मेरे को जानना है, मज़ा आता है मेरे को जान के। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये था इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का। और ये क्वेश्चन दोस्तों 50% मैं कहूँगा, ये बोरोवर का जो केस है ना, ये आपके बुक में ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट आपको पता नहीं चला होगा कि ये प्रेजेंट है। इनफैक्ट मैंने भी जब पेपर रिव्यू किया था तब मेरे को नहीं पता चला था, बट जब मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करने लगा तब मेरे को पता चला कि हाँ यार इस तरीके का तो एक क्वेश्चन है। वो क्यों पता चला वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेरे को एक चीज़ ये क्वेश्चन में मिसिंग लगी थी, इसीलिए एम्बिग्यूटी वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखते हैं चलो। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन में हमको बोरोवर और डिपॉजिटर का केस दिया है, उनके पास कुछ प्रिंसिपल अमाउंट है, या तो फिर उन्होंने लोन लिया है या तो लोन दिया है। ड्यूरेशन हमको दिया है, इंटरेस्ट रेट दोनों का ही फ्लोटिंग है। स्ट्राइक रेट हमको दिया है, प्रीमियम कितना पे करना पड़ेगा वो हमको दिया है, एंड आज से 6 महीने बाद जब रीसेट पीरियड आएगा, पहला पहला रीसेट पीरियड आएगा, तब इंटरेस्ट रेट क्या होगा वो भी हमको पता है। ठीक है, इलेबरेट द स्ट्रेटेजी टू बी अडोप्टेड टू हेज अगेंस्ट द रिस्क ऑफ इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन। अगर आपको कुछ भी नहीं पता ना दोस्तों कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया, फिर भी आप ये वाला क्वेश्चन तो आंसर कर ही सकते थे। सर कैसे, अरे सिंपल था ना, ये बोरोवर है,
इसने लोन कौन सा लेके रखा है, वो है फ्लोटिंग वाला, फ्लोटिंग रेट लोन लेके रखा हुआ है। उसके सर पे क्या टेंशन मंडरा रहा है कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया, ये पीएलआर का रेट अगर इंक्रीज हो गया तो उसका इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो उसकी रातों की नींद बिगड़ रही है। तो उस केस में उसको हेज करना है। हेज कैसे करेगा, वो एक कैप ऑप्शन खरीद लेगा, स्ट्राइक प्राइस होगा उसका 8% और इतना प्रीमियम पे करेगा, बात खत्म। इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट ये डिपॉजिटर है, उसको कौन सी चिंता खाई जा रही है कि मेरा जो फ्लोटिंग रेट का इंटरेस्ट है, ठीक है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है, अगर वो कम हो गया, मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिर गया, तो उस केस में मेरे को इंटरेस्ट इनकम कम होगी। ये नींद की ये चिंता, उसको नींद बिगड़ रही है उसकी, ठीक है। तो उस केस में अगर उसको ये रिस्क को हेज करना है तो वो 8% पे फ्लोर को बाय कर लेगा, प्रीमियम इतना पे कर देगा 0.5% का, ठीक। ओके, फिर दोस्तों ये तो हो गया हमारा ए पार्ट। तो आप लिख सकते थे, मेरे ख्याल से इसमें 1 मार्क होगा, क्योंकि ये दोनों अच्छे वाले थे, ये दोनों, ये नहीं, ये वाला अच्छा था। तो इसका मेरे ख्याल से आपको 1 मार्क मिलेगा। अब इंस्टीट्यूट का क्या होगा मार्किंग सीम, वो तो उसको ही पता। प्रीमियम पेड एंड रिसीव्ड बेस्ड ऑन द स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड इन ए यूजिंग 8% एज द रेफरेंस रेट। अब कुछ भी हो जाए दोस्तों, प्रीमियम तो उसको पे ही करना है, क्योंकि उसने ऑप्शन खरीदा है, ठीक है, ऑप्शन बायर है वो। तो 5 मिलियन पे आप 0.4% निकालो, 2 मिलियन पे आप 0.5% निकालो, आपको प्रीमियम जो है वो 20,000 10,000 मिल जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे पॉज लूंगा और मैं आपको ना इसके सिमिलर क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, तब आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये मैच हो रहा है थोड़ा बहुत। XYZ लिमिटेड बोरोर का क्वेश्चन है, 15 मिलियन का प्रिंसिपल दिया, उसका भी लोन है दोस्तों फ्लोटिंग रेट वाला, ठीक है, 6 मंथ सोनिया प्लस 10%, उसका भी फ्लोटिंग रेट है फॉर अ पीरियड ऑफ दोस्तों 24 मंथ्स, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 24 मंथ्स, करेक्ट। फिर उसने, उसका स्ट्राइक प्राइस क्या है 8% का, हेजिंग के लिए उसने कैप ऑप्शन खरीद लिया है, ये हमको डायरेक्टली क्वेश्चन में दे दिया, वहां पे हमसे पूछा है। लमसम प्रीमियम 1% फॉर द एंटायर रीसेट पीरियड, बस ये एम्बिग्युइटी हमको जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा उसमें रह गई, ठीक है। और इसी की वजह से दो टाइप के आंसर इसमें पॉसिबल है, एक जो है वो मेरे को सही नहीं लग रहा, एक जो है जो मेरे को सही लग रहा है वैसा है, ठीक है, दोनों ही मैं आपको बताऊंगा। फिक्स इंटरेस्ट रेट हमको 7% दिया है, ओके, कोई अच्छी बात नहीं है उसमें। एक्चुअल पोजीशन ऑफ सोनिया आफ्टर 6 मंथ हमको दिया है 9%, बस ये हमको एक ही रीसेट पीरियड का यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखो सिर्फ अगले रीसेट पीरियड का ही दिया है, सारे के सारे रीसेट पीरियड का नहीं दिया, ठीक है। और वापस मैं कहूँगा पूरे क्वेश्चन में हमको ये नहीं पता कि हेजिंग कितने पीरियड के लिए किया, क्योंकि ये प्रीमियम जो 1% भरा है ये पूरे रीसेट पीरियड के लिए है। यहाँ पे क्वेश्चन में तो कुछ बोला ही नहीं, सिर्फ ऐसे लिख के दे दिया प्रीमियम भर दिया है, बट फॉर व्हाट पीरियड ऑफ हेजिंग ये हमको नहीं पता, ये एम्बिग्यूटी है। बट इसमें सबसे रैशनल आप क्या अज्यूम कर सकते हो कि हेजिंग जो है वो पूरे टेन्योर के लिए, मतलब 5 साल के लिए और 3 साल के लिए, टोटल पीरियड के लिए हेजिंग है, क्योंकि फिक्स आपका फ्लोटिंग रेट तो रहने ही वाला है ना दोस्तों, फॉर एंटायर टेन्योर ऑफ 5 ईयर एंड 3 ईयर आपका तो फ्लोटिंग रेट रिस्की है। तो उस केस में मैंने तो ये अज्यूम करूंगा कि आप हेजिंग कर रहे हो फॉर एंटायर ड्यूरेशन, तो इसीलिए ये जो प्रीमियम भरा है ये पूरे पीरियड के लिए है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 6 महीने का हेजिंग है। यहीं पे स्टूडेंट को हो सकता है मिस्टेक हुआ हो, ठीक है। मैं दोनों ही अजम्पशन के बेसिस पे आपको आंसर दिखाने का ट्राई करूंगा। मेरा रैशनल अजम्पशन ये है कि पूरे 5 साल के लिए हमने हेजिंग किया है, और स्टूडेंट मिस्टेक वाला मेरे ख्याल से अजम्पशन, मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो मिस्टेक वाला अजम्पशन है कि वो ये सोच रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए हेजिंग किया है। अब इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है, देखो अगर मैं दोस्तों ये अज्यूम कर लो कि पूरे के पूरे 5 साल के लिए हम लोग ने हेजिंग किया है, ठीक है, तो उस केस में ये प्रीमियम जो है ये तो पूरे 5 साल का है, ठीक है। और मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, गेन और लॉस। अब गेन और लॉस जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तब मैं ये देखूंगा कि आज से पहले 6 महीने बाद, मतलब कि पहला रीसेट पीरियड आया दोस्तों, तो उस टाइम पे 10% का एक्चुअल इंटरेस्ट रेट था। मैंने ऑप्शन खरीदा था कैप ऑप्शन 8% पे, कहने से मेरे को 2% का गेन हो गया, ये मेरे लिए कैप ऑप्शन का रिसीप्ट है, ठीक है। 2% ऑन 5 मिलियन आप निकालो कितना आता है, 5 मिलियन इंटू 2% किया मैंने, डिवाइड बाई 2 करना क्योंकि 6 महीने का है, ठीक है। तो 50,000 का मेरा कैप ऑप्शन का रिसीट है।
अब ये तो सिर्फ और सिर्फ एक रीसेट पीरियड, जो कि अगला रीसेट पीरियड है, उसमें मेरे को कैप ऑप्शन में गेन हुआ है, करेक्ट। आगे के लिए जहां तक मैंने हेजिंग किया है वहां पे भी मेरे को गेन और लॉस कुछ ना कुछ हो ही सकता है, बट उसके सामने मैं वन शॉट ये प्रीमियम पे किया वो इसके सामने कंपेयर कर लूँ क्या? बस मेरा यही डाउट है। और आपका जो एक्चुअल सॉल्यूशन है ना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का, उसमें आप यहाँ पे देखोगे ना, ये प्रीमियम अमोर्टाइजेशन किया है उन्होंने, क्योंकि वो प्रीमियम जो है वो एंटायर हेजिंग पीरियड के लिए है, तो उसको चारों पीरियड के लिए हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। ये 4861 है, ये तो पूरे 4 पीरियड, 4 4 6 6 महीने के 4 4 पीरियड जो है दोस्तों, वो हर एक के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। लमसम पे किया मतलब मैंने पूरे एंटायर हेजिंग पीरियड पीरियड के लिए वो प्रीमियम पे किया है। तो इस केस में भी आपको मेरे ख्याल से अमोर्टाइजेशन जो हमने ये 20,000 निकाला ना दोस्तों, उसको अमोर्टाइज करना पड़ता ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years नहीं, 10 6 monthly पीरियड्स, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे किया है @4%। अब ये कहाँ से आया? हमको ना यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में ना हमको डायरेक्टली अमोर्टाइजेशन के लिए रेट एक अलग से दिया था, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% पर एनम, बट यहाँ पे वो दिया ही नहीं है। बट एक ऐसा कुछ हिंट दिया है 8% रेफरेंस रेट। अब ये क्या है कुछ पता नहीं चला मेरे को। बेस्ट अजम्पशन में यही ले सकता हूँ कि ये 8% जो है वो ये 7% को ही रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है, ऐसा मैं अजम्पशन ले रहा हूँ। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि ये स्ट्राइक रेट से मैच कर रहा है, तो वो स्ट्राइक रेट पे ही मैंने बाय किया है कैप ऑप्शन और फ्लोर ऑप्शन, तो उसी रेट को यूज़ करके मैं प्रीमियम को अमोर्टाइज कर देता हूँ, ऐसा भी सोच सकता हूँ मैं, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने, चूंकि 6 महीने का था तो 4% के हिसाब से लिया, और ये 5 साल था तो उसको 6 monthly पीरियड्स में लेके आ गया मैंने प्रीमियम का अमोर्टाइज वैल्यू निकाला, कैप ऑप्शन का भी, फ्लोर ऑप्शन का भी, ठीक है। फिर अब मैंने ये कैलकुलेशन किया कि मेरे को नेट गेन और लॉस कितना हो रहा है दोस्तों। आपके कैलसी पे ये 50,000 आया था ना, ये 50,000 में से ये माइनस कर दो, आपको इतना आएगा, ये अमोर्टाइज वैल्यू, ठीक है। 50,000 सर कैसे आया था, ये देखो ये वाला, ये 50 में से ये माइनस करो, आपको नेट गेन और लॉस फॉर द फर्स्ट रीसेट पीरियड आपको मिल जाता, ठीक है। सेम वे में मैं फ्लोर ऑप्शन का कर लेता, उसमें मेरे को गेन कितना होता दोस्तों, उसमें भी 2% का गेन है पर 2 मिलियन पे, तो 2 मिलियन इंटू 2% डिवाइड बाई 2 मिलियन इंटू 2% डिवाइड बाई 2 करूँ तो 20,000 आता है दोस्तों मेरा गेन। वो 20,000 में से ये माइनस कर दो, -1907.67, आपको ये वैल्यू मिलेगी 18,092.33, ठीक है। अगर आईसीआई ये अजम्पशन फॉलो नहीं करता प्रीमियम को अमोर्टाइज करने का, तो मैं कहूँगा वो उसी के स्टडी मटेरियल से डेविएट कर रहा है, ठीक है। अगर वो ये कहता है कि मैंने प्रीमियम कितना भरा दोस्तों, एक सेकेंड में, ये गेन कितना आया था, यहाँ पे गेन लिख देता हूँ मैं 50,000 का और ये 20,000 का, ठीक है, इतना गेन आया था। अगर वो ये कह रहा है कि ये पूरा प्रीमियम जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये 20,000 और 15,000, 20,000 और 10,000, ये डायरेक्टली वो इसमें से माइनस करता है ना, तो मतलब चलो, पता नहीं पावर कट हो गया अचानक से। मैं कहाँ पे था दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि ये 20,000 का और ये 10,000 का जो प्रीमियम है, वो अगर वो यहाँ से डायरेक्टली माइनस कर रहा है, तो वो अपने ही दिए हुए स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन के सॉल्यूशन से डेविएट कर रहा है वो, ठीक है, इंस्टीट्यूट। ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों, लॉजिकली सोचो ना। मान लो मैंने ये ज़ीरो टाइम है यहाँ पे लोन स्टार्ट किया, और ये 6 6 महीना, ऐसा 5 साल तक मैंने, मेरा लोन का ड्यूरेशन है, और मैं यहाँ पे कैलकुलेशन जब ये कर रहा हूँ तो ये गेन तो मेरे को यहाँ पे हुआ है ना। अब इसके सामने ये पूरे पीरियड के लिए मैंने जो प्रीमियम भरा है 20,000 का, वो थोड़ी ना मैं यहाँ पे माइनस करके 20,000 दिखा दूँ, ये तो सरासर गलत हो जाएगा। मेरे को तो इसके सामने अमोर्टाइज वैल्यू लिखनी है, जो ओवर द पीरियड मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है प्रीमियम को, वो मेरे को यहाँ पे माइनस करना चाहिए, ठीक है। बट इंस्टीट्यूट करने को तो कुछ भी कर सकता है, वो चाहे तो ऐसा सॉल्यूशन भी ला देगा दोस्तों। मेरे को इंस्टीट्यूट पे भरोसा है भी और नहीं भी है, ऐसा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं तो आपको एक सेटिस्फैक्टरी आंसर देने के लिए यहाँ पे हूँ कि आपको क्या सही लग सकता है, ठीक है। हो सकता है किसी स्टूडेंट को ये चीज़ स्ट्राइक हुई हो तो उसने किया हो, वेल एंड गुड, आप स्मार्ट हो। नहीं किया है आपने तो भी दोस्तों चिंता मत करो, सबको इतना दिमाग नहीं होता रे, इट्स ओके, नहीं आया ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में स्कोर कर लेने का,
ठीक है, सीए बनना जरूरी है, ठीक है, हर क्वेश्चन का आंसर आना जरूरी नहीं है, उतना चिंता मत करो आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ दोस्तों, और ये वाला क्वेश्चन है ना, इंस्टीट्यूट ने कहाँ से लिया है ये भी मैं आपको बता दूं। ये दोस्तों स्पैरो होल्डिंग्स वाला एक क्वेश्चन था, ये आप देख पा रहे हो, मैं इसमें एक्चुअली हाईलाइट नहीं कर पाऊंगा। स्पैरो होल्डिंग्स वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये सेम क्वेश्चन डिटो कॉपी पेस्ट इंस्टीट्यूट ने वहाँ पे सिर्फ नाम फिगर डाल के दे दिया है। ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो ओल्ड सिलेबस था उसके स्टडी मटेरियल से आए। यहाँ पे देखो, ये मैंने ओपन किया है, ये स्टडी मटेरियल आपको लेफ्ट हैंड साइड के कॉलम में दिख रहा है, उसमें जो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 8 चैप्टर है ना, उसमें ये क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे है, पर पुराना सिलेबस का है, और वो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट से उठा है, ठीक है। तो अब ऐसा है कि इंस्टीट्यूट देखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रही है, जो भी है वो क्वेश्चन इतना भी डिफिकल्ट नहीं था कि स्टूडेंट इसको स्टेप वाइज भी इसको अटेम्प्ट ना कर सके। इसमें दो ही एडजस्टमेंट थे दोस्तों, मेन एक तो ये अंडर राइटिंग का एडजस्टमेंट, जो मैंने पेपर का रिव्यू दिया तभी मैंने बोला, बाद में जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने गया तो मेरे को लगा कि यहाँ ये मैनेजमेंट एक्सपेंस वाला है, उसमें भी स्टूडेंट को थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। ऑल इन ऑल मैं तो वही सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ जो इंस्टीट्यूट का है, ठीक है, और मेरे हिसाब से इसमें कोई ऐसा कोई एम्बिग्यूटी थी ही नहीं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते तो आपका आंसर आ जाता। यहाँ पे आपको एक चीज़ का डाउट हो सकता है, वो क्या हो सकता है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बाकी अंडर राइटर का अगर आपको एडजस्टमेंट नहीं आया तो फिर आपने सच में बहुत बड़ी मिस्टेक की है, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट तो हम लोग इंटरमीडिएट के लेवल पे ही पढ़ लेते हैं, ठीक। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने इंटरमीडिएट का लेवल का नॉलेज याद ना रखा हो तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लॉजिकली थोड़ा सा सोचते हैं ना तो आपको समझ में आ जाता है, आप फिर भी राइट करके आते। सुनो चलो, Stock Capital, a mutual fund, launched its first NFO on June 1st, 2024 with a face value of ₹10। अच्छा, ये क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन ना मैंने इंस्टीट्यूट के जैसा नहीं रखा है, जैसा हम लोग कंपाइलर में सीखे हैं ना वैसा किया है मैंने, और सिंप्लीफाइड है वो, ठीक है। हम लोग सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, कैश बैलेंस ढूंढते हैं, उसके बाद एनएवी कैलकुलेशन करते हैं, करेक्ट है ना। चलो 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू है, और म्यूचुअल फंड ने जो इशू किया था, ठीक है, उसकी इशू का साइज था तो 200 लाख यूनिट था, बट उसको खुद के थ्रू कितना सब्सक्रिप्शन मिला, 180 लाख का। बट उसने तो अपना पूरा ही इशू दोस्तों अंडर राइटिंग के अंदर रखा था ना, अंडर राइटिंग अग्रीमेंट कर लिया था कि अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो अंडर राइटर सुन, मैं तेरा गला पकड़ूंगा, तेरे को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो 180 तो मेरे को मिल चुका था, अगर मेरे को कमी पड़ा दोस्तों, 200 लाख का इशू किया था मैंने, 180 का तो मेरे को मिल गया, 20 लाख का क्या, 20 लाख का अंडर राइटर खुद सब्सक्राइब करेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरे को पैसे 180 पे नहीं 200 लाख पे मिलने वाले हैं, और कितना, 10 रुपया, मतलब कि जेब में कितना आया, 2000। अब अंडर राइटिंग के लिए कमीशन कितना पे किया, 2%, तो 2% होता है दोस्तों 40 लैक्स, लैक्स में है ना, हाँ। तो 2000 आया, 40 का कमीशन पे किया, ठीक है। जब भी कैश बैलेंस कैलकुलेट कर रहे हो तो पेमेंट कर रहे हो, कुछ आउटस्टैंडिंग है कि नहीं, वो मेन चीज होता है। यहाँ पे पूरा ही कमीशन हमने पे कर दिया, ठीक। फिर हमको दिया है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने दोस्तों किया 1780 का, वो हमने माइनस कर दिया, जेब में से इन्वेस्ट किया, पैसा गया। मार्केटिंग एक्सपेंस 25 लाख माइनस कर दो, खर्चा है, सिंपल है वो तो। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड द फंड सोल्ड सिक्योरिटीज कॉस्टिंग 250। अरे कैश बैलेंस के कंप्यूटेशन में कॉस्टिंग क्या काम का, मेरे को तो किससे मतलब है, जेब में आया कितना, जेब से गया कितना, जेब में आया कितना 280, क्योंकि 280 में बेचा है। फिर 265 में मैंने खरीद लिया, तो 280 में बेचा, 265 में दूसरा सिक्योरिटी खरीद लिया, ठीक। Management expenses are regulated by SEBI and cannot exceed 0.5% of the average funds invested during the year। अब मैं समझ सकता हूँ कि स्टूडेंट ने यहाँ पे हो सकता है मिस्टेक किया हो, एवरेज फंड के कैलकुलेशन में उसको स्ट्राइक ना हुआ हो, बट बहुत ही सिंपल था दोस्तों, एकदम ही सिंपल था। देखो एवरेज फंड लेना है हमको, इन्वेस्टेड वैल्यू, तो बेसिकली ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करना है, इतना तो ठीक है। ओपनिंग इन्वेस्टमेंट हमारा कितना था, 1780,
1780। सर क्लोजिंग कितना होगा? बेटा ओपनिंग था 1780, इसमें से हम लोग ने बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो बेचा वो क्या था? 250 था ना, माइनस किया 250। ठीक है, यहाँ पे 280 माइनस मत कर देना दोस्तों। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू जो जा रही है हमारे बैलेंस शीट से वो कितनी है? 250 की। और आया कितना वापस से? 265। ये आया ना, तो टोटल निकालो कितना होता है ये? 1780 माइनस 250 प्लस 265 किया मैंने, 1795 आता है। और ये हो गया एवरेज। और इसका 0.5% जो है वो मैक्सिमम लिमिट है जो सेबी ने बोला है कि इतना ही मैनेजमेंट एक्सपेंस के पीछे आप खर्चा कर सकते हो। कितना आया वो? 1780 प्लस 1795 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.5% मैंने किया, 8.9375 आता है। और वो पूरा वर्किंग नोट मैंने यहाँ पे किया है 8.9375 का। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन देख लेना। ठीक, ओके। एक्चुअली में हम लोग ने कितना किया? 5.5 लाख का। और उसमें भी 50,000 तो आउटस्टैंडिंग है। मतलब पे कितना किया है? सिर्फ और सिर्फ हम लोग ने तो सिर्फ 5 लाख ही पे किया है। ठीक है, तो पे कितना? एक्चुअल एक्सपेंस हमारा कितना था दोस्तों? 5.5 का। और सीलिंग लिमिट कितना है? 8.9375 का। तो कहना ही से कि हम लोग ने सीलिंग के अंदर ही खर्चा किया है दोस्तों। मैक्सिमम लिमिट यही था हमारा, और उसी के अंदर हम लोग ने खर्चा किया है, तो अच्छी बात है। खर्चा हमने इतना किया है, लोअर ऑफ द अबाव हमने लिख दिया। इसमें से आउटस्टैंडिंग कितना है? 0.5 का। तो पे कितना किया दोस्तों? 5 लाख। 5 लाख जाके यहाँ पे मैंने लिखा। कैश बैलेंस में ये फिगर लाने के लिए ये पूरा कैलकुलेशन दिखाना पड़ता है। ठीक है, फिर डिविडेंड अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वर 5 लाख। 5 लाख का डिविडेंड मैंने अर्न किया, उसमें से 40,000 अभी भी बाकी है। मतलब जेब में कितना आया दोस्तों? 4,60,000। 4,60,000 ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, ओके। मतलब ये जो है वो आउटस्टैंडिंग है, और ये भी जो है वो खर्चा भी आउटस्टैंडिंग है। ये माइनस करना है, ये ऐड करना है। कहाँ पे? एनएवी के कैलकुलेशन में। फंड का पॉलिसी है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है 80% ऑफ रियलाइज्ड अर्निंग्स। रियलाइज्ड अर्निंग्स दोस्तों दो है। पहला तो कैपिटल गेन, ये 250 की चीज को 280 में बेचा, 30 लाख का गेन हुआ। दूसरा, ये 5 लाख में से 40,000 बाकी है, बाकी का रियलाइज हो चुका है ना। तो टोटल हमारे पास कितना है? 30 प्लस 4.6, 30 प्लस 4.6 करो, 34.6 लाख है। इसका 80% जेब से चला गया, इंटू 0.8 करो, 27.6 आता है दोस्तों। इन दोनों का टोटल ले लो, 27.68। ठीक है, सिंपल है। मैंने दोनों को अलग अलग बताया ताकि याद रहे कि दोनों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक, ओके। इस तरीके से मैंने कैश बैलेंस को कैलकुलेट किया। अब बस सिंपल, कुछ भी नहीं है। एनएवी के कैलकुलेशन पे आ जाओ। क्लोजिंग कैश बैलेंस जो कैलकुलेट किया वो लिखा। मार्केट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट वो हमको यहाँ पे दिया हुआ है, देखो 2150.50। वो डायरेक्टली उठा के डालो। एक्सपेंसिस जो बाकी था 50,000 का वो माइनस कर दोगे आप, ये वाला। इनकम जो डिविडेंड मिलने वाला था 40,000 का वो ऐड कर दोगे आप। टोटल एनएवी हमको मिलेगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स किया हमने, तब जाके हमको एनएवी पर यूनिट मिल जाएगा 11.46। बात खत्म। ठीक है, मेरे ख्याल से स्टेप बाय स्टेप आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं ना, तो आपको बस ये दो ही एडजस्टमेंट को हैंडल करना था, ये अंडर राइटिंग का और ये मैनेजमेंट एक्सपेंस का, बस। बाकी सब कुछ एक क्वेश्चन हमारे ऑलरेडी स्टडी मटेरियल में ऐसा सिमिलर है। ठीक है, चलो। तो आई होप आपको समझ में आया। मेरे को है ना ऐसा है कि स्टूडेंट का जानना है, तो आप अगर जैन 26 वाले स्टूडेंट हो, मेरे वीडियो को देख रहे हो, ये वाले वीडियो को, तो आप मेरे को बताने का ट्राई करो कि सर हमने कहाँ पे मिस्टेक की, कहाँ पे आप मेरे से अग्री करते हो, कहाँ पे आप मेरे से डिसएग्री करते हो, सब आप मेरे को बताओ। ठीक है, थोड़ा सा बातचीत होगा, मज़ा आएगा पढ़ने में। मे 26 वालों, आप भी चाहो तो आप भी मेरे से ये बात कर सकते हो, क्योंकि आप भी अभी प्रिपरेशन आपका इन प्रोसेस ही होगा। ठीक है, तो उस केस में आप ये सोच के देखो कि ऐसे क्वेश्चन अगर पहली बार हमारे सामने एग्जाम में आते तो क्या हम उसको हैंडल कर सकते थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इंस्टीट्यूट नया क्वेश्चन पूछना बंद कभी नहीं करने वाला दोस्तों। इनफैक्ट वो एडिशन करते ही जाएगा। ठीक है, चलो।
मिलते हैं अगले एपिसोड में, बट तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।